बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, दुनिया के ऊपर अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को मुख्तलिफ कमांड्स के अंदर, मुख्तलिफ मिलिट्री कमांड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इंडो पैसिफिक एक कमांड है अलग से, और इसी तरह से सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान सेंटकॉम के अंदर आता है, मिडल ईस्ट भी सेंटकॉम के अंदर आता है, इंडिया अलग कमांड में आती है, उनके इंडो पैसिफिक में आता है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में कितनी ज़्यादा चपकलिश है, ये एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अमेरिकन के नज़दीक ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं और वो इंडिया को बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करते हैं, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से उनको नहीं देखते, और पाकिस्तान को वो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं अमेरिकन, उनको इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं देखते। तो उन्होंने अलग अलग कमांड्स बना के रखी हुई हैं। ऐसे ही इनकी एक कमांड है यूरोपियन कमांड, जो कि यूरोप को देख रही होती है, और इनके जो जनरल हैं आजकल वो जनरल केवोली हैं। अब जनरल केवोली ने अभी एक दो रोज़ पहले क्या हुआ है कि एक इनकी पब्लिक हियरिंग होती है अमेरिका के अंदर, और पब्लिक हियरिंग्स के अंदर उनको पब्लिक के सामने हकायक बयान करने होते हैं। वहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, या वहाँ पर आप झूठ बोलना या सियासी बयान नहीं दे सकते, जो कुछ है एज इट इज़ बताना पड़ता है। तो जनरल कवोली से वहाँ पर कुछ ऐसे सवालात पूछे गए यूक्रेन वॉर के हवाले से, जिसमें मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश और इंडिया के लिए बहुत बड़े सबक हैं उसके अंदर। अब बांग्लादेश और इंडिया के लिए क्या सबक हैं, इस पे तो मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, बल्कि बता क्या दूं, सुना देता हूं थोड़ी देर में कि वो क्या रहे हैं उसके अंदर। उन्होंने कहा है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है ना, वो ये हैं कि रशिया जंग हार थोड़ी रहा है। ये उन्होंने कहा रशिया जंग नहीं हार रहा, और ये जो इनकी जो मिलिट्री है ना, रशियन मिलिट्री, कोई सिग्निफिकेंट उनके ऊपर असर नहीं पड़ा इस जंग की वजह से, कोई बड़ा नुकसान उनका नहीं हुआ। ये यूरोपियन कमांड का हेड बोल रहा है। अब आप भूल जाएं वेस्टर्न मीडिया के अंदर और बाकी की जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मीडिया आउटलेट्स, एंटी रशिया मीडिया आउटलेट्स में जितनी भी बकवास छपी, जो जी हज़ारों लोग, उनके हज़ारों फौजी मारे गए, लाखों फौजी, पता नहीं करोड़ों फौजी मारे गए, तो ये हो गया रशिया की कमर टूट गई है, ये हो गया। इंडियन मीडिया भी देख रहा होता हूँ, बहुत सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी इस तरह की बकबक झिक झिक लिखते रहते हैं, कमर टूट गई रशिया की, टांग टूट गई, माथा फूट गया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये यूरोपियन कमांड के हेड ने, ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ ये शॉकर है, बहुत बड़ा शॉकर। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, वो एज इट इज़ उनकी जो आर्मी है वो वहाँ पर अपने ऑपरेशंस कर रही है और जंग चल रही है। अच्छा, इस जंग के स्टार्ट में ही वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जंग ख़त्म हो चुकी है। यूक्रेन इट्सेल्फ जो है ना वो नहीं लड़ सकता, वो मैंने शुरू में ही बता दिया था। विद इन 48 आवर्स रशिया यूक्रेन जंग ख़त्म हो गई थी। इस वक्त जो जंग चल रही है ना, रशिया वेस्ट जंग चल रही है, तब से लेके एक साल से लेके विद इन 48 आवर्स यूक्रेन हार गया था। तब से लेकर मुस्तकिल तौर पर अमेरिकन पैसा है, अमेरिकन असलाह है, वेस्ट का पैसा है, वेस्टर्न वेपन्स हैं, और वो जंग को फिर कैरिड फॉरवर्ड कर रहा है। वरना यूक्रेन इटसेल्फ हार चुका है, और इस जंग की स्पीड प्यूटन के हाथ में। ये मैं कितनी बार यहाँ ब्रॉडर व्यू में बात कर चुका हूँ कि जंग की स्पीड प्यूटन के हाथ में। प्यूटन अगर स्पीड बढ़ा देगा तो ये मजीद तेजी के साथ आगे आ सकते हैं, प्यूटन अगर स्पीड धीमी रखेगा तो वो भी उसके हाथ में। इस वक्त वो स्ट्रेटेजिकली और बड़ा तरीके के साथ ग्लोबल हालात देखकर स्पीड डिसाइड कर रहा है वॉर की, कि कितना हमने आगे बढ़ना है, कहाँ पर रुकना है। चाइनीज़ बीच में पड़ गए हैं तो हमने यहाँ पर ब्रेक देना है, और प्यूटन सारा का सारा वहाँ पर डिसाइड कर रहा है। और ये जो यूरोपियन कमांड के इनके जनरल हैं अमेरिकन, उन्होंने भी एक तरह से कन्फेस कर ही लिया है कि रशिया हार नहीं रहा। इनकी तरह स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आता हूँ इस पे इंडिया और बांग्लादेश के लिए क्या इसमें सबक है। First of all, sir, if I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard. But I can say that the Russians are more active than we've seen them in years, and their patrols into the Atlantic and throughout the Atlantic are at a high level most of the time, at a higher level than we've seen in years. जी जनाब,
अब आपने देखा ये खुद कन्फेस कर रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ रशिया का। अब इसमें बांग्लादेश के लिए क्या लेसन है, वो जो मैंने बात की इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए लेसन है। बांग्लादेश के लिए इसमें लेसन ये है कि अमेरिकन उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो एंटी चाइना अलायंसेस जो है ना, इंडो पैसिफिक और क्वाड, इसके अंदर शामिल हो जाएं। और अभी तक वो न्यूट्रल हैं। अभी तक अगर आप देखें उनकी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल रही है, ना वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं, ना वो अमेरिका की तरफ। ऑफ कोर्स वो मिलिट्री और इकोनॉमी तो एक सेपरेट इशू है ना, वो तो किसी के कहने पे अपना डिफेंस की जो परचेजिंग है वो या फिर इकोनॉमी डाउनग्रेड नहीं करेंगे ना। इकोनॉमी के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ वो अमेरिका के कहने पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका को खुद बांग्लादेशी एक्सपोर्ट की जो गारमेंट्स है ख़ास तौर पर उनकी ज़रूरत है, और वो तब पूरी हो सकती है जब चाइना से सप्लाई लाइन आ रही होगी। तो वो तो नहीं हो सकता। अलबत्ता जो मिलिटरली हेल्प करना है वो तो बांग्लादेश नहीं कर रहा। तो यहाँ सोचने की बात यह है बांग्लादेश के लिए, बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं ना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड के अंदर शमूलियत को, और उसके फिर वो फ़ायदे भी गिनवाते हैं। मिलिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे लिए, हमारे बहुत कोई हम पावरफुल बन जाएंगे। तो उनको यूक्रेन को देखना चाहिए कि यूक्रेन को अनलिमिटेड सपोर्ट अमेरिका ने की है, लेकिन यूक्रेन जो है वो किसी किस्म की कोई जंग जीत नहीं पाया वहाँ पर, और अभी तक उनकी जो पोजीशन है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसका मतलब है अमेरिका का अपने गढ़ यूरोप के अंदर इन्फ्लुएंस वो वाला नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था, और 1 साल गुजरने के बावजूद भी वो इस मसले को हल भी नहीं करवा पाए, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकें जो कि यूक्रेन को फ़ायदा दे। तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो चाइना के गढ़ में, वो तो अपने गढ़ में, अपने घर में, अपने पावर हाउस यूरोप में नहीं जीत पा रहे अमेरिकन, तो यहाँ चाइना के पावर हाउस एशिया में वो कैसे फेवरेबल पोजीशन में आ सकते हैं? इसका मतलब है उनकी जो पॉलिसीज है मोस्ट प्रोबेबली दे आर बाउंड टू फेल इन लॉन्गर रन। अमेरिका की जो पॉलिसीज है वो अपने घर से, अपने बेस से बहुत दूर आके खेल रहे हैं। एशिया अमेरिका का घर नहीं है, एशिया जो है वो अमेरिका का पावर हाउस नहीं है, यूरोप है। तो यहाँ पर एशिया में फिर वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे चाइना के साथ? तो लिहाजा ये जो पॉलिसी शिफ्ट की बातें होती है ना, थोड़ा सा उधर भी हो जाए, थोड़ा सा चाइना की तरफ भी हो जाए, ज़्यादा अमेरिका की तरफ हो जाए, ये बड़े नाजुक इश्यूज हैं यहाँ पर। अमेरिका की फेवर में कोई पॉलिसी बनाने से पहले इस बात को 100 दफ़ा बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना पे क्या पड़ सकते हैं, और अगर पड़ रहे हो तो उनसे खुद को डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका यहाँ आर्जी प्लेयर है एशिया के अंदर, वो परमानेंट प्लेयर नहीं है यहाँ पर। इनकी इंडो पैसिफिक, इनके क्वाड, ये टेम्पररी अलायंसेज हैं। जो ही इनका यूरोप के अंदर ये जो रीजनल ऑर्डर बना हुआ है, जो ही ये कोलैप्स होगा ना, तो इनके पास फिर एशिया के अंदर भी कुछ ज़्यादा इनके लिए पावर बचेगी नहीं मेरे ख्याल से। इसीलिए वो यहाँ पर एक डूबती हुई कश्ती की तरह है। तो बांग्लादेश को सोच समझ के इस पे चढ़ना चाहिए। इसी तरह इंडिया के लिए यहाँ पर एक बड़ा सबक है मिलिटरली। देखिए इंडियन मिलिट्री जो है वो कई तरह के मुआहदे करके बैठी हुई है अमेरिकन मिलिट्री के साथ, बीका और लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, पता नहीं क्या क्या। आप हमारे जो बेसेस हैं मिलिट्री बेसेस वो यूज़ करें, हम इंडियंस आपके मिलिट्री बेसेस यूज़ करेंगे, ये भी मुआहदा है बाय द वे। ये भी मैं आपको बताऊं, इनके दरमियान ये भी डील हुई पड़ी है। इंडियंस जो है वो अमेरिकन बेसेस यूज़ कर सकते हैं, अमेरिकन इंडियन बेसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को समझना चाहिए कि यूक्रेन को अनलिमिटेड सपोर्ट अमेरिका ने दी है। शायद ही रिसेंट हिस्ट्री में किसी मुल्क की इतनी ज़्यादा खुल के अमेरिका ने सपोर्ट की हो मिलिटरली, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो फौजी मामले में। खुद तो नहीं की ना, सिर्फ अपने सारे इत्तेहादियों के जरिए भी करवा दी है उन्होंने। आप देखें वेस्ट में कितने सारे मुल्कों ने यूक्रेन की सपोर्ट की हुई है हर तरह से। तो उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आ रहा है कि वो यूरोपियन कमांड का जनरल कह रहा है कि अभी तक कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ रशियंस को। तो फिर मुझे बताएं आप कैसे समझ सकते हैं कि फिर अमेरिकन असिस्टेंस के ज़रिए आप चाइना को काउंटर कर सकते हैं? चाइना तो रशिया से बड़ी फोर्स है ना। यूक्रेन जब रशिया को इतनी भरपूर असिस्टेंस के बावजूद भी कोई ख़ास सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा पाया, तो इंडिया कैसे चाइना को अमेरिकन और वेस्टर्न मदद के ज़रिए डैमेज कर सकता है? और वो भी वेस्टर्न जो एड है वो भी गारंटीड नहीं है कि वहाँ से पैसे और वेपन्स आएंगे या नहीं आएंगे इंडिया के लिए, वो भी गारंटीड नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए भी एक सोचने का मकाम है, और उनको भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की ज़रूरत है। कुछ अपने जो टाइज है ना चाइना के साथ, वो इंडिया को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज यूक्रेन का मिसाल इंडिया के सामने है कि वहाँ सारी वेस्टर्न सपोर्ट के बावजूद भी सिग्निफिकेंट डैमेज रशियंस को हुआ नहीं है।